स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 3 देख रहे हैं। ये गणित की 8th ग्रेड है, आंकड़ों का प्रबंधन। इसका अगर आपको फुल समझाने वाला वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ केवल हम 8th ग्रेड के प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ कुछ जो टर्म्स हैं, जैसे कि परिसर क्या होता है, यानी कि उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांकों को अगर घटा दिया जाए तो हमें परिसर प्राप्त होता है। इसी तरीके से बहुलक जो होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाएगा। माध्य हम कैसे निकालेंगे? पहले आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में जमा लेंगे, उसके बाद हम 2-3 तरीके से इन्हें निकाल सकते हैं। दंड आलेख क्या होता है? तो इस प्रकार का एक आलेख होता है जो हम अक्सर खींचते हैं। आप कक्षा 6वीं में भी इसे पढ़ चुके हैं, वो दंड आलेख कहलाता है। इनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख, पहले हम आगे का भी पढ़ लेते हैं। ये वाला प्रश्न हमको वर्ष दे रखे हैं और कुछ निर्मित साइकिलों की संख्या दे रखी है। इन आंकड़ों को दंड आलेख में प्रदर्शित कीजिए। तो ये प्रदर्शित करके हमें एग्जाम्पल दे रखा है। अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हल करना है, जैसे किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ष में की गई हैं? जैसे हम यहाँ ऊपर देखें तो हमें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि ये जो 1200 हैं वो 2002 में करी गई हैं। तो हमें यहाँ पे 2002 लिखना होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दंडालेख में सबसे ज़्यादा 2002 में हुई हैं। किस वर्ष में न्यूनतम निर्मित हुई हैं? तो आपको दिख रहा होगा 1999 में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केवल 600 हुई हैं, बाकी सब में ज़्यादा हुई हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे 1999 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वर्ष दे रखे हैं हमें ऊपर, नीचे हमको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये एक गुड्डा टाइप का या कोई चिन्ह दे रखा है। ये 5 का मतलब एक चिन्ह बनाना है हमें, है ना। इसके बाद हमें चित्रालेख बनाना है, यानी कि चित्र बनाकर एक इस तरीके से आलेख को निर्मित करना है। तो इसे में हल करने की हम कोशिश करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन का सीधा सा मतलब ये होता है कि बड़े आंकड़ों को हम कोई छोटे सीमित क्षेत्र में दिखाएं, जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे 800 लोगों के कौन कौन सी साइकिल निर्मित करी और कितनी निर्मित करी, हर वर्ष का अगर मैं एक साथ देखना चाहती हूँ तो यहाँ मुझे बहुत जल्दी बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि 1998 में 800 हुई थी। फटाफट से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हम इसमें तुलना भी कर सकते हैं, है ना, और ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वर्षों में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे इस चित्र का मतलब 5 है, वर्ष दे रखे हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ये आप देखिए चित्र 1 बनाना है, इसका मतलब 5 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो मैंने चित्रालेख बनाने से पहले यहाँ पे 5 से भाग दे के देख लिया है, यानी कि हमें 2016 के लिए भले ही 4 संख्या है विद्यार्थियों की, पर हमें चित्र कितने बनाने होंगे? 8। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से चित्र बना लिया है। इसी तरीके से 2017 के लिए हमें 30 बनाने हो थे, तो उसके लिए हम 6 बनाएंगे। 2018 के लिए 7, 2019 के लिए 5 और 2020 के लिए हम कितने बना लेंगे? चित्र 4 बना लेंगे। ये हमारे चित्रालेख होते हैं। यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं। हम अब प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? मैंने आपको अभी बताया। परिसर भी कह सकते हैं और प्रसार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्रसार दे रखा था तो हमने उस पर चिन्ह लगाया। आप चाहें तो बी वाले पे यहाँ पे इसी तरीके से गोले को भी हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अगला 26 29 23 23 26 29 28 और 23 का बहुलक ज्ञात कीजिए। आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है। अगर हम 26 को देखें तो यहाँ पे केवल 2 ही बार आ रहा है। 23 को देखें तो 1 2 और 3 बार आ रहा है, बाकी सब इतने बार नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 23 आ रहा है। तो हम उसी पे, वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक, और हम उस पर चिन्ह लगा देंगे। अगला देखते हैं। सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या का अनुपात हमें क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है ये, है ना। सभी प्रेक्षणों का योग करके हम अगर कुल संख्या से उसे भाग दे देते हैं, उसे हम औसत भी कहते हैं और माध्य भी कहते हैं। अगला देखते हैं। 24 36 46 17 18 25 35 का माध्यक होगा। तो माध्यक कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि माध्यक होता है, उन्हें हल करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी संख्या को या किसी भी आंकड़ों को
आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, उसके बाद हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये वाला निकाल के दिखाती हूँ, जिससे कि आगे जब भी हम माध्यक निकालेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे छोटा 17 मैं आरोही क्रम में जमा रही हूँ, फिर 18 आने वाला है, इसके बाद क्या आएगा 24, फिर आने वाला है 25, फिर आएगा 35, फिर 36 और फिर 46। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हमको 7 दे रखे हैं। अब हम देखते हैं, इसका एक सूत्र होता है n+1/2, यानी कि 7 संख्या है तो 7 धन 1 8 हो जाएगा, बटे में 2 यानी कि कितना आएगा 4। तो चौथे नंबर की संख्या हमें बतानी है। मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताती हूँ। देखिए 7 है आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देख लिए। यहाँ से अगर हम 3 को छोड़ दें, ये आगे के 3 छोड़ दिए, हम पीछे से भी कितने छोड़ देते हैं यहाँ पे 3, तो बीच वाली जो टर्म्स बच जाएगी ना, वही हमारी माध्यक कहलाएगी। इसके बाद अगला है 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होती हैं, 11 तक की। इनका हमको औसत निकालना है, यानी कि 11 संख्या है तो 11 से भाग दे देंगे। क्या कितना उत्तर आएगा हमारा 6। यहाँ पे देखिए मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। इन सबको जोड़ेंगे तो 66 आएगा, उसमें 11 का भाग देंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि 11 के पहाड़े में 66 6 बार में आता है। अब हमें थोड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब थोड़े हल्के बड़े। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद ही के पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती और ना ही किसी से भाग जाती हैं, अभाज्य हैं वो। ठीक है, तो पहली 5 2 से शुरू होती हैं, तो 2 3 5 7 11 हैं। इनका औसत निकालना है, तो इन सभी का हम योग करेंगे। कितनी संख्याएं बोली थी 5, तो 5 से भाग दे देंगे। 2 और 3 5 होता है, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना होगा 17, 18, 18 और 10 28, तो 28 बटे में 5। इसको हमने दशमलव में निकाल लिया है, तो हमारे पास बचेगा 5.6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें आंकड़े दे रखे हैं, मैंने आपको अब भी एक क्वेश्चन में समझाया। जब भी आपको माध्यक निकालने के लिए आए, आप सबसे पहली आरोही या अवरोही क्रम में संख्या को क्या करेंगे, जमा लेंगे, उसके बाद ही हम आगे का कार्य करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे साइड में पहले जमा लिया था, लेकिन मैंने फिर बाद में देखा कि ये ऑलरेडी आपको देखिए आरोही क्रम में दे रखी हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चूंकि आंकड़े सम संख्या में हैं, गिन लेते हैं हम भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जी 10 है, यानी कि सम संख्या में आंकड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, विषम संख्या का तो मैं आपको बता चुकी हूँ आसान भाषा में कि आप आगे से और पीछे से बराबर संख्या छोड़ देंगे तो बीच वाली जो टर्म बचेगी वो आ जाएगी। इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो हमने जब इनको जमा लिया तो हम देखते हैं कि 10 है, यानी कि 5वें नंबर का और 6वें नंबर का बीच में आएगा बिल्कुल। देखिए अगर मैं यहाँ से 4 संख्या छोड़ दूँ और इधर से भी मैं क्या करूँ, इन सब 4 संख्या को यहाँ से 4 संख्या छोड़ दूँ, दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ने के बाद बीच में मेरे पास 76 और 81 बचती हैं, 2 संख्या, यानी कि वो 5वां पद और 6वां पद होगा। उन दोनों का योग का अगर हम 2 से भाग करें, क्योंकि 2 ही संख्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों का योग करके 2 से भाग दिया है, तो 78.5 मेरे पास उत्तर प्राप्त होता है। सिंपल सी चीज़ है। आप माध्यक निकालने के लिए एक चीज़ को समझ लीजिए, आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेना है। अगर विषम संख्या होगी तो बीच में केवल एक ही आंकड़ा बचेगा, एक ही प्रेक्षण बचेगा, और अगर सम संख्या आ गई तो फिर क्या होगा, 2 बचेंगे बीच में, तो उन दोनों का योग करके हमको 2 से भाग देना है और हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, परिसर ज्ञात करना है हमें। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर 2, ये मैंने आरोही क्रम में जमा लिया है। अब हमें परिसर ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 18, उसमें से 2 यानी कि सबसे छोटी वैल्यू को हम जब घटाएंगे तो हमें परिसर प्राप्त होगा, जो कि इसका कितना आ रहा है 16। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आंकड़े 5 7 9 x 6 10 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको माध्य ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि औसत पहले से दे रखा है 8, तो हम माध्य का सूत्र लिख लेंगे, माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या। तो जो दे रखा है उसके नीचे वही का उतार जाएंगे। माध्य दे रखा है हमको 8, ये देखिए मैंने यहाँ उतार लिया, बराबर का चिन्ह वैसी का वैसा, सभी आंकड़ों का योग, इन सब का योग कर देंगे, मैंने यहाँ लिख दिया।
आंकड़ों की कुल संख्या हमने गिन ली, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप जानते होंगे ये 7 इसके 8 के साथ गुणा में चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इन सब का योग आएगा 28 धन x। तो 56 में से 28 को जब हम घटाएंगे, 48 को हम जब घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा स्लो करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ और आपको जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है, किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है। सभी संख्याएं यानी कि 3 और 3 कितनी हो जाएंगी, 6 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा, हमें तो पता नहीं है कौन सी 3 संख्या थी, तो माध्य का सूत्र लिख लिया। माध्य बराबर 3 संख्याओं का योग बटे में 3, और दोनों संख्याओं का माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10 दे रखा था एक बार माध्य, योग बटे में 3, इधर 12 दे रखा था एक बार, तो योग बटे में 3। यहाँ पे हम 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो योग हमारे पास 3 संख्याओं का कितना आ जाएगा, 30, और इधर 12 संख्याओं का योग 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, इधर 36, और इधर 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 30, यानी कि इधर 30 है और इधर 36, यानी कि 6 संख्याओं का योग कितना आ गया, 66 आया कि नहीं। बस, तो हमको अब क्या निकालना है, इन सारी संख्याओं का माध्य निकालना है। तो सभी संख्याओं का माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, तो कुल 6 संख्या थी, दोनों का योग पता था हमको, तो 66 बटे में 6, यानी कि हमें 11 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11। कक्षा 7वीं के 10 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है, यानी कि वो कितने कितने वजन के हैं, ये हमें दे रखा है। आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में इस भार को जमा लेंगे। तो 35 36 ऐसे करके मैंने जमा लिया है। सबसे पहले मैंने बहुलक निकाला है ताकि मुझे थोड़ा इजी पड़े। तो बहुलक जो है, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 36 आ रहा है, आप देख सकते हैं 36 3 बार आ रहा है, तो मैंने लिखा है 36 बहुलक होगा, क्योंकि 36 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आ रहा है। माध्यक निकालना है, मैंने आपको बताया बच्चे कितने हैं, 10, यानी कि हमारे पास ये सम संख्या आ गई। तो हम बीच की जो 2 टर्म्स रहेंगी, यानी कि 5वां पद और 6वां पद, दोनों का योग कर लेंगे। हमारे पास ये देखिए, यहाँ से 4 संख्या छोड़ने पे ये, और इधर से 4 संख्या छोड़ने पर ये दोनों हमारे पास बीच की टर्म्स आ रही हैं। तो उन दोनों का योग करके मैंने 2 से भाग दिया, तो मेरे पास कितना आया, 38 आया। अब माध्य निकालना है, यानी कि औसत निकालना है, ये तो बहुत आसान है। बच्चों के भार का योग कर लेंगे और बटे में बच्चों की संख्या, बच्चे कितने हैं, कुल 10 बच्चे हैं, तो हमने ये इनका योग निकाल लिया और 10 से इसको भाग दिया, तो हमारे पास आया 39.4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। किसी कक्षा में 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले, मैंने आपको बताया बार बार कि आप आरोही या अवरोही क्रम में सभी आंकड़ों को जमा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आंकड़ों को, देखिए यहाँ पे आरोही क्रम में जमा लिया है। अब सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई हम बहुत इजीली ज्ञात कर पाएंगे। सबसे लंबा बच्चा कौन सा होगा, जो सबसे आखिरी में आ रहा होगा, यानी कि 154 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया है सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई कौन सी होगी, जो सबसे पहले आ रहा होगा, तो 126। तो मैंने लिख दिया सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है परिसर या प्रसार। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम आंकड़े को जब घटाते हैं तो परिसर प्राप्त होता है। तो मैंने 154 में से 126 को घटाया, तो मेरे पास 28 प्राप्त हुआ सेंटीमीटर में। माध्यक निकालना है, तो हमने आरोही क्रम में तो पहले ही जमा लिया था। मैंने आपको बताया कि बच्चे टोटल कितने हैं, 15, यानी कि बीच वाला जो टर्म होगा ना, वो आपका माध्यक हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि शॉर्ट तरीके से करने को आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने यहाँ पे 7 यहाँ तक के याद रखिएगा छोड़ दिए हैं। अब इधर भी छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने यहाँ से इधर के छोड़ दिए हैं। तो बीच में मेरे पास एक ही टर्म बच जाती है, जो कि है 142, है ना। तो वही मेरा देखिए माध्यक आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम इसका एक सूत्र आता है n+1 बटे में 2। 15 बच्चे थे, 15 धन 1 करेंगे, यानी कि 16, 16 बटे में 2, यानी कि 8वां पद। 8वां पद कौन सा होगा, यहाँ पे से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
वो देखिए वही का वही निकल के आएगा। तो 142 सेंटीमीटर आप ऐसे भी माध्यक निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, हमें किसी वर्ष में 5 वर्षों में किसी जिले की गेहूं उत्पादन 1000 टन में दे रखे हैं, उनके हमें दंडालेख दे रखा है, हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिए गए दंडालेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया दंडालेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है? तो आपको दिख रहा है ये गेहूं का उत्पादन बता रहा है, तो मैंने भी लिख दिया है 5 वर्षों में किसी जिले का गेहूं उत्पादन की। किस वर्ष का उत्पादन सबसे कम हुआ? तो ये देखिए 2019 मैंने लिख दिया, वर्ष 2019 में उत्पादन सबसे कम हुआ। फिर अगला है, किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो घट गया, दूसरे वर्ष इधर बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना, फिर घट गया, फिर थोड़ा कम बढ़ा है, तो यहाँ इन दोनों में ज़्यादा अंतर आ रहा है, यानी कि मैं लिख दूंगी वर्ष 2020 में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि देखने को मिली। औसत ज्ञात करना है अब हमें। इन 5 वर्षों के गेहूं के उत्पादन का औसत ज्ञात कीजिए। औसत के लिए इन सबका हम योग कर देंगे, इन पाँचों का जो आंकड़े आएंगे हज़ारों में उनका, और 1000 टन में, और 5 से भाग दे देंगे। यहाँ पे मैंने 50, 40, 70, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, यहाँ पे कितना आएगा 40, है ना। आगे इजीली मुझे समझ में आई, या मुझे बार बार ना देखना पड़े, आपको एग्ज़ाम में भी लिखने को आए तो आप ऐसा ही कीजिएगा, इससे बहुत आसान हो जाता है। अब बस मुझे इनका योग करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि 50 और 50 100 और ये कितना हो गया 100, तो कितना हो गया ये 200, तो ये हो गया 270। इजीली आप निकाल सकते हैं 270 बटे में 5, यानी कि 54,000 टन में। मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया है, आप डायरेक्ट लिखिएगा। अंतर ज्ञात करना है, इन 2018 और 2022 में गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए 2022 में 60 है, 2018 में 50 है, 50 और 60 को घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा, है ना। तो मैंने वही लिखा है, अंतर 60 माइनस 50, 10,000 टन। अगला प्रश्न दे रखा है, आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं पहले प्रश्न पढ़ दे रही हूँ। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है हमें, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है, मेरे हिसाब से 16 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षणों को जोड़िए। ये आपको प्रेक्षण दिख रहे हैं ना, इनको हमें 15 बहुलक बनाना है। अभी तो देखिए 3 बार 16 आ रहा है, तो 16 ही बहुलक है, लेकिन 15 को बनाना है तो हमको 2 प्रेक्षण कौन कौन से जोड़ने पड़ेंगे? 2 बार 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 4 बार आ जाएगा। आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। इन सब का जोड़ करने के बाद हमें भाग देना है। यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो प्रेक्षण क्या होगा? अब इन्हें हम अगले प्रश्न पर हल करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैंने इन्हें आरोही क्रम में जमा लिया है। आरोही या अवरोही जो भी आपको बेटर लगे आप उसमें जमा सकते हैं। इसके बाद आंकड़ों का बहुलक 16, क्योंकि 16 सर्वाधिक 3 बार आ रहा है। बहुलक 15 बनाने के लिए हम 15 को 2 बार जोड़ेंगे, तब प्रेक्षण होगा 16 15। ये देखिए 15 4 बार आ जाएगा, है ना, ऐसे लिख लीजिए। औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए हमने इन आंकड़ों को जोड़ दिया, और ये कितने हैं टोटल? 7 हैं, तो 112 बटे में 7 यानी कि 16 हमारे पास औसत आ जाएगा। अब हमें क्या अगला प्रश्न दे रखा था कि हमें ऐसा क्या इसमें जोड़ दें कि हमारा जो औसत है, यानी कि जो हमारा माध्य है वो 15 आ जाए। तो हमने इस आंकड़ों में x को जोड़ दिया। अब संख्या कितनी 7 थी, पहले अब 8 हो गई, क्योंकि x एक और जुड़ गया ना। तो 112 में x जोड़ेंगे तो 8 प्रेक्षण हो जाएंगे, और 15 हमको क्या लेके आना है? औसत लेके आना है। तो इस 8 का गुणा इस 15 में करेंगे तो 112 आएगा, 120 आएगा। तो इस 112 को इधर ले जाएंगे तो ये घटाने का हो जाएगा, इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 प्राप्त होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 होगा। अब इस पार्ट का ये अंतिम प्रश्न है, ये बच्चों आप ही को करना है। फिर भी मैं आपको इसको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो इसे अपने तौर पर, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों की आयु लेकर या ऊंचाई लेकर हल कर सकते हैं। एक बार सरसरी निगाह से मैं सभी प्रश्नों के हल आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें या आपका कोई प्रश्न इनमें से छूट गया हो तो आप इसे कर सकते हैं।
आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट इंग्लिश के पार्ट के लिए आ रहे हैं कि इंग्लिश की एड ग्रेड भी मैडम सॉल्व कराइए। तो मैं जल्दी आपके लिए इंग्लिश के एड ग्रेड लेके आने वाली हूँ। और किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही इजीली 10-20 दिनों में हल्की फुल्की इंग्लिश पढ़ना तो आप सीख ही जाएंगे। अब हम आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाइए और उसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले मैं दंड आलेख बाद में बनाऊंगी, पहले मैं आपको प्रश्नों के उत्तर हल करके बता देती हूँ। परिवार के सदस्य मेरे यहाँ 4 हैं। तो पिताजी की, माताजी की, भाई की और मैं, है ना। आप सेंटीमीटर में अपनी ऊंचाई लिख लिए मैंने। अब सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? तो पिताजी की है, तो पिताजी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है? तो मेरी ऊंचाई सबसे कम है। ये देखिए, सबसे कम मेरी ऊंचाई है। औसत परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हम इन चारों की औसत आयु को जोड़ के ऊंचाई को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे तो 135 सेंटीमीटर मुझे प्राप्त होगा। औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम? तो औसत मैंने यहाँ पे ऊंचाई की जगह आयु ही लिख दिया है। ऊंचाई से मेरी ऊंचाई, तो देखिए औसत 135 है, मेरी कितनी है? 140, यानी कि मैं ज़्यादा लंबी हुई ना, तो अतः मेरी ऊंचाई औसत आयु से कैसी है? ज़्यादा है। लास्ट में मैंने ये दंड आलेख बनाया है। इसमें आपको पता है कि मैंने यहाँ पे 0 से डायरेक्ट 130 लिया है क्योंकि कुछ आंकड़े डिस्टर्ब हो गए थे। आप चाहें तो 20-20 का या 30-30 का अंतर भी ले सकते हैं। मैंने 10-10 का ले लिया फिर। तो पिता के लिए 180 का तक जाना है हमें, तो मैंने इस तरीके से 180 तक खींच लिया। माता के लिए हमें 170 जाना है, थोड़ा ही छोटा बनाना है हमें। सॉरी, ये टेढ़ा हो गया। इसके बाद भाई के लिए 150 यानी कि 150, और मैं 140, तो 140 इतना छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप दंड आलेख भी बना सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।